વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે હિન્દી ધોરણ 10 મેગા મેરેથોન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન અને સાથે સાથે ધોરણ 10 કક્ષાનું દ્વિતીય ભાષા પ્રભુજી તુમ સ્વામી હમ દાસા એસી ભક્તિ કરે રે દાસા આપણે શરૂ કર્યા જે છે મહત્ત્વના જેને ઝડપથી સમજીશું અને સાથે સાથે નવું એટલે કે કઈ રીતે કરવું તેને સાથે સાથે સમજતા જઈશું। તો ચાલુ કરીએ છીએ હિન્દી। पहला जो एकम है ये पहली इकाई है यानी कि स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? धनीराम था, बुद्धिराम, सुखराम या दुखराम? तो उसका नाम था पंडित बुद्धिराम। अच्छा, दूसरा, रूपा किसकी पत्नी थी? रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। तीसरा, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काके के लिए बचा कर रखी थी? रूपा, बुद्धिराम या लाडली या श्यामा ने? तो प्रश्न का जवाब है लाडली ने। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाते देखकर कौन सन्न रह गया? रूपा, बुद्धिराम, लाडली या श्यामा? तो प्रश्न का उत्तर है लाडली। बूढ़ी काकी में मुख्यतः पात्र कितने हैं? तो समझिए, बूढ़ी काकी मुख्य पात्र है, साथ में लाडली और बुद्धिराम और रूपा और उसका पुत्र, ये चार पात्र हैं जिससे ये बूढ़ी काकी की पूरा वार्तालाप आगे बढ़ता है। सार में इतना याद रखना है कि बूढ़ी काकी केंद्र में रहती हैं। बूढ़ी काकी को यानी कि जो प्रसंग होता है वहाँ पर मेहमान के आने पर भी बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया जाता है और बूढ़ी काकी के जो दृश्य है वह यहाँ दर्शाया गया है और इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? वो शीर्षक शिकार रोती थी। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? बुद्धिराम के घर उसका पुत्र उसका पूजा यानी चौल कर्म था। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देख कर रूपा क्रोधित हो गई? कहाँ? बढ़ई के पास। किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? वह उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? किसके डर से नहीं? काकी किसके डर से नहीं रोई थी? उसे किसके डर से नहीं रोई थी? क्योंकि अगर बाहर मेहमान ने सुन लिया तो क्या होगा? बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए बूढ़ी काकी ने ये सोचकर उत्सव के दिन नहीं रोई। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रियां थी? स्वाद इंद्रियां। सभी बूढ़े को स्वाद सबसे ज़्यादा पसंद होता है यानी चटोरे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दूसरा एकम। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते थे? पशु, भगवान, पक्षी या? अपना प्रश्न का उत्तर है मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में बसना चाहते थे। 8 सिद्धि 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। नंद के धेनु चराने में, यमुना किनारे स्नान करने में, मुरली बजाने में या कदम के वृक्ष पर बसने में? तो प्रश्न का उत्तर है नंद के धेनु चराने में 8 निधि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। कल धोत के दाम का अर्थ क्या होता है? काली यमुना नदी, सोने का राजमहल, चांदी का राजमहल, कृष्ण का राजमहल? तो प्रश्न का उत्तर है सोने का राजमहल, कल धोत। गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती हैं, सोने की, हीरे की, मोतियों की या गुंजे की?
गूंजेगी। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते थे? ऊपर ही विकल्प में दिया हुआ है, पक्षी के रूप में। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते थे? रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते थे? कालधोत वाला। कहाँ? पशु में जन्म लेने पर कवि क्या करना चाहते हैं? पशु जन्म मिलने पर चहचहाना। एक मिनट और, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। ईमानदारी, बेईमानी, जल्दबाजी से या धीरे धीरे? प्रश्न का उत्तर है ईमानदारी। वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, क्या कहा? तुम बड़ी आलसी हो, तुम भिखारी हो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, तुम ईमानदार बनो। प्रश्न का है उत्तर, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। एक प्रश्न 4 उत्तर वाला इकाई है, जहाँ 4 प्रश्न पूछे और उसका एक उत्तर है। एक प्रश्न 4 उत्तर की बात है। फिर तो ये पहला प्रश्न था, तो 4 प्रश्न कौन से? तो पहला प्रश्न वृद्ध ईसाई पादरी से हुआ था, ये तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा प्रश्न था एक ICS के सदस्य या दूसरा व्यक्ति वृद्ध सरकारी कर्मचारी था, उसका उत्तर था तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। तीसरा प्रश्न था व्यक्ति एक स्त्री से था, तुम लोग बड़े आलसी हो। और चौथा व्यक्ति वृद्ध स्त्री थी, तुम लोग उदार नहीं हो। तो यह बात ध्यान में रखनी है। लेखक को किस बात की सख्त खबर थी? खबर यानी कि हम आज तक विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसकी उन्हें खबर थी। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है? एक दूसरे पर उदारता नहीं है, कोई दूसरे की मदद करना नहीं चाहता है, आदि आदि। हम किसकी जय जयकार करते हैं? हम विकास के केवल अपनी जय जयकार करते। शब्दार्थ समझ लेते हैं। काव्य में हरिण शावक महत्वपूर्ण शब्दार्थ भी हैं। हरिण शावक यानी हरिण का बच्चा, मृग छोड़ना, आस्तरण यानी बिछाना या गद्दा, कुलांच चौकड़ी बनानी, उछल कर गोद में जाना, द्रुत यानी घी, बर्तन, अनुसरण पीछे पीछे चलना, सामुद्रिक हस्तरेखा या विद्या, सामुद्रिक यानी समुद्र शास्त्र, इसे गुजराती में समुद्र शास्त्र भी कहते हैं। सामुद्रिक हस्तरेखा, ज्योतिष, आखेट यानी शिकार, पार्वती यानी पर्वतीय विस्तार, व्यथित यानी दुखी होना, तल्प यानी सैया या अटारी। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? कालिदास, मल्लिका या दंतुल या अंबिका? प्रश्न का उत्तर है दंतुल। कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। हवाई, तेल, मरहम या ध्रुत यानी घी। इसके बाद देख लेते हैं मेरे वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? कालिदास दंतुल से, दंतुल कालिदास से, मल्लिका दंतुल से या दंतुल अंबिका से? प्रश्न का उत्तर है दंतुल कालिदास से कहता है।
उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? ऋतु संहार के लिए, गीता संहार के लिए, नाट्य संहार के लिए या गीता संहार के लिए? ऋतु संहार के लिए जाने जाते थे। यहाँ याद रखने वाले दो प्रमुख पात्र हैं। एक कालिदास। कालिदास कौन थे? तो कालिदास मुखर कवि थे। उन्होंने ऋतु संहार लिखा, रघुवंशम लिखा आदि, पर वे केवल ऋतु संहार के कारण प्रसिद्ध थे। दूसरा, यह दंतुल एक शिकारी है जो कथा वस्तु में आगे बढ़ाता है। मल्लिका कालिदास की प्रिय है और अंबिका इस मल्लिका की माता है। तो इन 4 पात्रों को ध्यान में रखना है। हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो वह दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? वे अपने प्रियतमा के घर यानी मल्लिका के घर ले जाए। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? मल्लिका के शब्द मुंह से सुनने पर कालिदास को चुना कि हाँ, अंत में जो वाक्य है ना कि दंतुल आप उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, वे कालिदास है, आपके रुकने से रुकेंगे नहीं। तब यह उसे दंतुल को कालिदास का परिचय होता है। और कौन बोल रहा है? वह बोल रही है मल्लिका। फिर आगे देख लेते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ को महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पहले समझ लेना चाहिए ताकि प्रश्नों को हम अर्थ के आधार पर भी समझ सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। गरीयसी यानी श्रेष्ठ, गरीयसी यानी श्रेष्ठ, ज्योति ग्रथित, ज्योति से गुथा हुआ, आभा यानी प्रकाश, नर्जर, जर्जर यानी जीर्ण, खत्म हो गया वो, चीद चेतना यानी ज्ञान। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, पृथ्वी से, आकाश से या स्वर्ग से या नरक से? प्रश्न का उत्तर है स्वर्ग से। भारत का भाल खाली जगह हिमालय है, विंध्य है, माउंट आबू है, गिरनार? तो वह हिमालय है। गीता का ज्ञान करने वाले खाली जगह थे वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन या कृष्ण? तो वे गीता का ज्ञान करने वाले कृष्ण थे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न यानी एक एक वाक्य के प्रश्न। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हुई? कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? वह गीता का ज्ञान यानी भगवद गीता। जन्मभूमि में भारत के किन नारियों की बात बताई गई है? शांति निकेतन क्या है? आदि आदि प्रश्न है। मुहावरे: बात न पचना, अविश्वसनीय होना, बात गले में न उतरना, बात समझ में न आना, फूला न समाना, अत्यंत फूला न समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना, बस की बात न होना, असमर्थ होना या बूते की बाहर की बात होना। फिर है कहावत: दिन दुनी रात चौगनी, बहुत तेजी से ग्रो करना यानी प्रसिद्ध होना। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? कंप्यूटर विज्ञान में, ऑटोमोबाइल विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग? तो उन्होंने की थी कंप्यूटर विज्ञान में। सुधा मूर्ति, इकाई का नाम ही सुधा मूर्ति है। ठीक है। किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? वो इन्फोसिस थी, वीडियोकॉन थी, सैमसंग या टेलकॉम? वीडियोकॉन नहीं थी, सैमसंग भी नहीं थी। और इन्फोसिस ने सुधा मूर्ति और उनके सहकर्मी जो बाद में उनके पति बने, उन्होंने मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की थी जो आज भी प्रसिद्ध है। और टेलको ये टाटा की कंपनी है जिसका सुधा मूर्ति का इंटरव्यू रतन जी टाटा ने लिया था। ठीक है। आगे और समझ लेते हैं। विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? अमीरी गरीब का, ऊंच नीचे या महिला पुरुष का या कुशलता अकुशलता का? वह होता है महिला पुरुष के भेदभाव को स्पष्ट करता था। फिर सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था? मुंबई, पुणे, कलकत्ता या अहमदाबाद? प्रश्न का उत्तर है पुणे बुलाया गया था।
लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? उड़ीसा सरकार ने, इन्फोसिस ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने, एफएम रेडियो। तो उत्तर है एफएम रेडियो ने। आगे समझ लेते हैं। सॉरी, झुरमुट यानी वृक्ष, झाड़ियों का समूह या झाड़ी। खरहा जंगली खरगोश। फुदकन उछलना। कंटील यानी कांटों वाली। बीहड़ यानी भयानक घना। और दीवानी यानी पगली। मुहावरे देख लेते हैं। आँख बचा के रहना, नज़रों से दूर रहना या छिप जाना। पीठ पर काल होना, पीठ पर कालीन, सिर पर मौत होना। सवाल है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रह रहा था? अपने बिल में, झाड़ी के तने में, झाड़ी में या जंगल में? वो झाड़ी में रह रहा था। खरहा क्यों भागा? खाना खत्म हो गया था, इसकी तलाश में भागा। जंगल में आग लगी थी इसलिए भागा था। लोमड़ी उसके पीछे इसलिए भागा। शिकारी कुत्ते पीछे पड़ा था। तो उत्तर है शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ा था। कुत्ते खरहे को क्यों न पकड़ पाया? विकल्प है, कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था। कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति नहीं थी। खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, या खरहा बड़ा चालाक था? तो प्रश्न का उत्तर है, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसलिए कुत्ते की पकड़ में नहीं आया। खरहा कहाँ रहता था? तो झाड़ी में। खरहा नींद से क्यों जाग गया? क्योंकि उसके पास कुत्ता यानी झाड़ियों के पास कुत्ता आ गया था। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? दोनों जब तक थक न गए चलती रही। शब्दार्थ समझ लेते हैं। गुत्थी उलझन, समस्या। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। ऐसा कक्ष जिसे दीवारें शीशे की। शीशा घर यानी जिस कक्ष में दीवारें शीशे की हो, जिसकी दीवारें और छत शीशे की बनी हो। जायदाद यानी संपत्ति। हंसी ठट्टे, हंसी मजाक करना। विकट यानी मुश्किल। दर्शन शास्त्र, झलमलाती यानी प्रकाशित, चमकती। बुझे हुए यानी मुरझाए हुए। वक्ष यानी छाती। महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे गए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? जीवन समझने के लिए, खुशी खुशी बिताने, सरल काम करने, विकट काम करने के लिए। तो प्रश्न का उत्तर है खुशी खुशी में बिताने में। आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर या सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह प्रसन्न हो, तब जब वह पवित्र हो, जब वह बूझे दिल हो, जब वह धर्म की बात करते हो। तो प्रश्न का उत्तर जब वह बूझे दिल हो तब। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्या को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? आधुनिक भारतीयों ने समझा, चीनियों ने समझा, अमेरिकियों ने समझा, प्राचीन भारतीयों ने? तो प्रश्न का उत्तर है चीनियों ने सारी समस्या समझी थी। प्रक्षेपण यानी फेंकना। प्रक्षेपण यानी फेंकना, ऊपर से मिलना। दमक यानी चमक, प्रभा। छोर यानी सिर, सीमा, किनारा। कुल पुर्जा यानी मशीनरी का पेचीदा या कठिन भाग या हिस्सा। सिफारिश संस्तुति करना, खुशामदी करना। आणविक यानी अणु संबंधी। झुग्गियाँ या मलिन या गंदी बस्तियाँ, उसे झुग्गियाँ कहते हैं। मुहावरे 10 सांधे बैठना,
दम साधे बैठना, चिंता के साथ प्रतीक्षा करना, बाहों में भींच लेना, आलिंगन देना, हाथ पैर फूल जाना, खूब घबरा जाना, बहुत डर लगना, हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, दिमाग में विचार खोदना यानी अचानक विचारों को आ जाना, दो चार होना यानी रूबरू होना, सामने सामने होना। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। परमाणु में क्या नहीं होता? अणु नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अणु नहीं होते। माधवन कौन थे? माधवन साहित्यकार थे, राजनेता थे, वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे। वह एक वैज्ञानिक थे माधवन, और इसमें दो ही पात्र महत्वपूर्ण हैं, माधवन और आरिफ। प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? दवाई बनाना, कैंसर का टीका ढूंढना, कृत्रिम मनुष्य बनाना या मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। उनका मेन ध्येय था मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों का नाम क्या था? तो यहाँ हमारे सामने हैं, एक थे प्रोफेसर रामिस और एक थे माधवन। ठीक है। मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? बहुत ही IMP यानी मोस्ट महत्वपूर्ण है। यानी एक यहाँ से इस तरंगों का माध्यम से दूसरे छोर पर इस माध्यम यानी तरंगों को भेजना और वहाँ पूरी तरह प्रतिकृति को बनाना, यही मानव प्रक्षेपण यंत्र था। अविराम या निरंतर, चेतना यानी जागृति या होश, बुद्धि समझ, ज्योति यानी प्रकाश, उन्नति यानी प्रगति, पथ यानी रास्ता, मेधा यानी बुद्धि, अग्रदूत यानी अग्रणी, जलधि यानी सागर, नाविक यानी मल्लाह, अभूत जो हुआ न हो, पुत यानी पुत्र, प्रदीप्त यानी प्रकाशित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जलधि यानी सागर, नाविक यानी मल्लाह, मेधा यानी बुद्धि। ये 3 प्रश्न आपको याद रख लेने हैं। फिर स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में खाली जगह लाना चाहिए। नवचेतना, पहला ही प्रश्न चेतना है तो ये आना संभव नहीं है। परिवर्तन ला सकते हैं, महाक्रांति या नवयुग। तो जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नवयुग लाना चाहिए। हम हैं नवयुग के खाली जगह यानी निर्माता हैं, वाहक हैं, अग्रदूत हैं, पहरेदार हैं। तो हम नवयुग के अग्रदूत हैं। मुहावरे समझ लेते हैं। गला फाड़ना, जोरों से चिल्लाना, आग बबूला हो जाने यानी बहुत गुस्सा होना। कहावतें, लात के देव बातों से नहीं मानते, जैसा व्यक्ति वैसा व्यवहार, बुरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में वे नहीं मानते। मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में खलबली आई यानी रुकावट आई, तेजी आ गई, बदल गई या सुधार आ गया। तो प्रश्न का उत्तर है तेजी आ गई। असल बात जानने का यह तरीका नहीं है। यह कौन कहता है? मालती कहती है, बिंदु कहता है, नंदन या नयन? नंदन कहते हैं। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से खलजिका उठाकर ना ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। किसने कहा? कौन? खलजिका नहीं उठाकर तो संदूक, अनाज, ट्रंक या सामान? तो वह प्रश्न का उत्तर है टंक। अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य कौन
कहता है? यह वाक्य कुंदन, नंदन, मालती या बिंदु? नंदन कहता है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खलजगी आ गई। चिंता की रेखा, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट या मुस्कुराहट? तो प्रश्न का उत्तर है प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। अब आपका बोनस इसमें याद रखने लायक, यानी इसमें जो पात्र हैं, पहला है मालती, ये रहा मालती, बिंदु, नंदन और नयन। आपको जब भी इस इकाई का प्रश्न हो तो पहले 4 पात्रों को याद कर लेना है। बिंदु, नंदन, नयन तो है नहीं, नंदन, बिंदु और मालती, ये 3 पात्र हैं। बिंदु उनका नौकर है, मालती और नंदन पति पत्नी है, नंदन ही लेखक हैं। जो बिंदु और इसमें मुख्य कथा वस्तु है, बिंदु कुछ छुपा कर ले जाता है। कौन? तो किशमिश और बादाम के जो टुकड़े हैं वह। तो इनके आधार पर मालती गुस्सा हो जाती है और उसे चोर बताने के लिए कहती है, पर बाद में वही हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो बताई यही याद रख कर आप उचित जोड़ बनाइए, यानी उचित जोड़ को मिलाना आसानी से सीख जाए, यानी आसानी से कर सकते हैं। जैसे बिंदु, नंदन और मालती, ये 3 पात्र यहाँ उपलब्ध हैं सभी में। तो बिंदु, ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है? तो ये कौन कहता है? मालती। फिर नंदन, मालती और बिंदु, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। कौन? तो बिंदु, नौकर। मालती, बिंदु, नंदन, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। किसने कहा? तो ये नंदन ने कहा मालती को। नंदन, बिंदु और मालती, अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? तो नंदन किसे कह रहे हैं? नंदन बिंदु के कह रहे हैं। मालती, कुंदन और नंदन, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। किसने कहा? नंदन ने मालती से कहा। क्योंकि कौन कोठरी में गया है? तो बिंदु कोठरी में जाकर सो गया। ठीक है, आगे। ग्राम पंचायत यानी गांव की अगुवाई करने वाली संस्था, यानी जिसे प्रशासन करती है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जमहाई यानी उबासी प्रक्रिया। शिष्ट भाषा यानी मान्य भाषा। पलायन यानी गायब होना। नींद हराम कर देना, चैन से सोने नहीं देना। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? निमेश, नरेश, अविनाश और रमेश। तो ये प्रश्न का उत्तर है अविनाश। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो, ये वाक्य कौन कहता है? यह वाक्य गोपी कौन से? तो अविनाश से कहती है। ठंडी, मुहावरे, ठंडी आह भरना, दुखी होना, पेट काटकर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलना, हृदय पर बर्छियाँ चलाना या अत्यधिक चुभने वाली बातें करना। स्वाध्याय प्रारंभ। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? वे अत्यंत गरीब थे। बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। रुपए देने की उनकी दानत ही नहीं थी। पैसे देने जितनी रकम इकट्ठी ही नहीं होती थी। तो वे बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे, यानी पंडित शादीराम और सदानंद जी। शादीराम पुराने पत्रिकाएं बेचते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके कोई ज़्यादा रकम नहीं मिल सकती थी। उनके भाई की अमानत थी। उनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। प्रश्न का उत्तर है उनके रोते हुए बच्चे इन चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों को क्या किया? बेच दिया, एल्बम बनाए, बच्चों को
बांट दिया या दीवारों पर सजा दिया, तो उन्होंने एल्बम बना दिया। पंडित शादीराम को एल्बम में कितने रुपए मिले? पंडित शादीराम को 1000, 2000 या 2200 या 1100, तो उन्हें 2000 रुपये मिले। यहाँ दो पात्र ही हैं, दोनों पात्र, एक पंडित राम है, पंडित शादीराम है और सदानंद सेठ। शादीराम भोले हैं, वे अब जो ऋण लिया है उसे चुकाने के लिए सारा प्रयत्न करते हैं, पर किसी न बहाने, यानी कि जो 80 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए थे मुश्किल से, वे अपने पुत्र की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से खर्च हो गए थे। वे सदानंद जी से पैसे चुका ही नहीं पा रहे थे तब, और सदानंद भी शादीराम की निष्ठा से खुश, यानी समझते थे कि वे कुछ ऐसा कर नहीं रहे हैं, पर उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, वे मुसीबतों से घिरे हुए थे, तो उनको यह किसी न किसी रूप मदद रूप हो जिससे कि वो अपना खर्च चुका सके। तो उन्होंने एल्बम बनाने का सुझाव शादीराम को दिया था। शादीराम ने एल्बम बनाए और वे विज्ञापन सदानंद जी ने दिया, और सदानंद जी ने विज्ञापन देने के बाद एक मारवाड़ी सेठ ने उसे खरीदा, यानी खरीदने के बाद वह रुपये शादीराम के पास आए और शादीराम ने सदानंद जी को देकर अपना ऋण चुका दिया था। पर बाद में अंत में जब उनको यही पता चलता है, जब सदानंद जी बीमार अवस्था में थे, तो वे उनकी सेवा में शादीराम गए, वहाँ उन्होंने गीता पाठ करवा रहे थे, तभी वे उनके सिरहाने पर जो मिला वह था एल्बम, जो सदानंद जी ने छपवाया था और मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। वास्तव में वे उनके पास था और वे समझ गए थे कि वे अपनी मेहनत से, अपने रूप से नहीं, पर सदानंद जी की मदद से उन्होंने अपना ऋण जो चुकाया था। फिर भी अंत में वे इस बात को मान लेते हैं कि मारवाड़ी सेठ ने लिया था और उन्हें पैसा मिले, और यहीं ये कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। और आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य भक्ति, तरल भक्ति, धन भक्ति या प्रभु भक्ति? तो द्रव्य भक्ति बढ़ने पर हमारी जीवन शक्ति यानी जीवन भक्ति कम हो जाती। पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? मोती थे, हीरा था, सोना था या चांदी? तो उसके मुट्ठी में सोना था। मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? विज्ञान की खोज नहीं हुई तब तक, टीवी की खोज नहीं हुई तब तक, टेलीफोन की खोज नहीं हुई तब तक, पैसों की खोज नहीं हुई तब तक। तो प्रश्न का उत्तर है पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक वे अंदर से अमीर थे। यानी यह पाठ इकाई का नाम है भीतरी समृद्धि। भीतरी समृद्धि। फिर पूरक वांचन में हमें प्रयोजन मूलक हिंदी संचार माध्यम के दो भेद में समझाए गए हैं। पहला है मुद्रित सामग्री जिसे साहित्य कहते हैं, डिजिटल स्वरूप यानी हम डिजिटल के स्वरूप में देखते हैं। उनमें से प्रमुख है समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ और कंप्यूटर। इनको हम विस्तार से यहाँ दूसरे पक्ष में समझ लेते हैं। ईमेल, डीटीपी और ईमेल था। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पत्र जैसे कि लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र का संपादन किया, लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप को प्रकाशित करवाया और गांधी जी ने हरिजन
गांधी जी ने हरिजन और यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। मौलाना अब्दुल कलाम ने अल हिलाल, कौन सा, तो अल हिलाल पत्र निकलवाया था। आकाशवाणी भारत सरकार के प्रसारण सेवा का यह नाम है। 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। दूसरा है दूरदर्शन यानी टीवी। 1926 में J.L. बियर ने टेलीविज़न को सारी दुनिया को दी। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। महत्वपूर्ण है STD का पूरा नाम, सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग। एक विशेष नंबर दिया जाता है। हर शहर या स्थानीय विस्तार को एक विशेष कोड दिया जाता है जिससे जोड़कर वह एक शहर से दूसरे शहर में बात कर सकते हैं। ISD यानी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इंटरनेशनल बात करने की सुविधा प्रदान करता है। PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस। तो विद्यार्थी मित्र, ये थे कुछ मेगा मैराथन के महत्वपूर्ण, हमारी ओर से हो सका वे उतना हमने आपको दिया है। तो आपको जो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।